अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज मेरी वीडियो आ रही है? मुझे वालेकुम कोई सलाम जी मैम आ रही है। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह आज सब यस मैम। सीखना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ सोनिया कैसी हैं आप? मैम आप काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, अच्छा लग रहा है आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी मैडम? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैरा आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मैम, सब ठीक है। आज एनएलपी सीखने लगे हम थोड़ा बहुत, है ना? मैम आप तो हमें कंप्लीट सिखा देंगे थोड़े बहुत में भी। लग रहा है ना? ये आपकी परसेप्शन है आपकी मेरे बारे में ना। थैंक यू। इंशाल्लाह बाकी लोग भी आप सब ठीक हैं, थोड़ा सा आप भी इंटरेक्ट करिए। मेरे लास्ट क्लास के स्टूडेंट है इसलिए इनके साथ मेरी थोड़ी सी रैपोर बनी हुई है। तो आप लोग सारे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंशाल्लाह अभी हम नए हैं, कल को पुराने हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आप में से कितने लोगों को एनएलपी के बारे में पता है? ये वर्ड, ये लैंग्वेज, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। वो मुझे भी हेल्प करेंगे जिनको पता है। किसी को कुछ आइडिया हो थोड़ा बहुत कि एनएलपी क्या है और इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इसकी कोई डेफिनेशन, कुछ इसके बारे में कोई ना कोई चीज, किसी को कुछ इल्म है इसके बारे में? जी मैम थोड़ा बहुत इल्म है लेकिन ज्यादा नहीं है। जो है बता देना, चले देखें। थोड़ा बहुत तो बताए क्या है एनएलपी क्या है? इसके बारे में हमने ये सुना है कि जैसा कि किसी बच्चे के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं या किसी भी बंदे के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं तो उनके जहन में एक फ़िल्टर लगा होता है, तो वो उन बातों को ज़्यादा अटेंशन देता है या उनको जो ना एक्नॉलेज करता है जो वो चाहते हैं या जो यानी कि क्या कहते हैं उनको पसंद होते हैं वो चीज़ें, और जो बाकी बातें होती है उनको जो ना एक साइड पे कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत इस तरह जो ना एक इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा था, इतना ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा हुआ। बाकी आप बताएंगे। माशाल्लाह। चलें कुछ ना कुछ तो आइडिया है ना। चलें आपको फिल्टर, जब मैं फिल्टर पे जाऊंगी तब आपको कुछ समझ आ जाएगी कि ये फिल्टर की बात हो रही है। जिस फिल्टर का तो मैंने सुना हुआ है और ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ। कुछ कह रहे हो, कुछ मैसेज मुझे आ रहा है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, कोई माइक्रोफोन में इशू है, ऐसा है सबके लिए? मैम आ रही है मुझे तो। नहीं मैम ये स्टार्ट पे था, स्टार्ट पे आप नहीं बोल रही थी ना, तो इस वजह से। जी अगर अभी किसी के साथ इशू है तो वो दोबारा लीव करके फिर ज्वाइन करे सम टाइम, तो फिर उसमें भी काफ़ी बेहतरी हो जाती है ना। तो आज सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहूँगी आप सबकी इजाज़त से और आप सबकी तवज्जो से। आप सारे अपने हाथों को ऐसे रखें, अपने आंखों के गिर्द देखें आप कहाँ तक देख सकते हैं। आपको अपने हाथों के अलावा कोई चीज़ नज़र आ रही है? थोड़ी देर के लिए अपने आगे रखें और आप इसको ऐसे मूव करें सारी तरफ, तो ये देखें कि जिधर भी जा रहे हैं तो आपको अपने हाथ ही दिख रहे हैं। सबने कर लिया? अब मुझे बताएं कि राइट लेफ्ट मूव किया तो क्या नजर आया? मैम सिर्फ हाथ ही नजर आए। हाँ तो फिर यही चीज है कि सूरज, अगर हम अपने हाथ को आगे रख के और सूरज को देखें तो क्या हमें सूरज नजर आएगा? हमारा अपना हाथ ही नजर आएगा। तो इसी तरह हमारा माइंड जो है, जो चीज़ बड़ी कर लेता है ना, तो उसको बाकी चीज़ें नहीं नजर आती। तो हम जितने इश्यूज को, जो हमारे जिस चीज़ को हम बड़ा कर लेते हैं माइंड में, तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है। यहाँ पे मैं इस स्टार्ट से पहले एक चीज़ थोड़ी सी छोटी सी और एक्सरसाइज आपके साथ करूँगी कि अगर मैं अभी आप सबसे कहती हूँ कि आप जो है ना कोई भी बंदा, जी जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? यहाँ पे किसी की आवाज आई थी, बोलिए। कि आपका माइक, मैम आवाज आप क्लियर हो गई, थोड़ी डिस्टॉर्शन थी। क्लियर नहीं है मैम शायद किसी को जी, आवाज नहीं आ रही डिस्टॉर्शन है ना इसलिए। अच्छा जी मैम आपकी इसलिए आवाज में डिस्टॉर्शन है। अभी भी डिस्टॉर्शन है? मैम मुझे ठीक आ रही है ये, आई थिंक आप थोड़ी बेहतर है मैम। अब मैम बिल्कुल क्लियर है। अब देखें अब आ रही है? अब ठीक है? जी मैम आप क्लियर है। अच्छा एक ये भी है कि अपने माइक भी म्यूट कर लेना, उससे भी वो डबल रेजोनेंस भी आती है, वाइब्रेशन भी शुरू हो जाती है। तो अब मैंने दूसरी एक्सरसाइज कही थी कि आप सब जो ऐसा करें कि मैं जो कहूँगी वो आपने नहीं सोचना। मैं आप सबको कहती हूँ कि आपने रेड एप्पल के बारे में नहीं सोचना।
आप सबने रेड एप्पल के बारे में नहीं सोचना। ये ले चले, अब मुझे बताएं कि किस किस के माइंड में एप्पल आया है, उसकी पिक्चर बनी है और उसने एप्पल को देखा है, माइंड में एप्पल आया। फर्स्ट कलर एंड देन शेप। हाँ, तो इसका मतलब है कि मैंने कहा था नहीं सोचना, तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड जो है वो प्रोसेस क्या करता है, जो हम वर्ड यूज करते हैं हमारे माइंड में ना का या नो का प्रोसेस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो एप्पल जो आया है तो मैंने एप्पल का नाम लिया। तो इसी तरह हमारा जो माइंड है, हम जिस चीज का नाम लेते हैं उसको प्रोसेस करता। आपने कितनी बार ये चीज देखी होगी, जब हम बच्चों को, जो टीचर्स हैं जिनके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसी के छोटे बहन भाई कुछ ना कुछ तो होंगे जिन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि बच्चों को जब कहा जाता है कि शोर मत करो तो वो ज्यादा करते हैं। तो उसमें कभी आपने सोचा कि ये क्या हो रहा है, जब हम इनको कहते हैं, इनको मार भी पड़ती है लेकिन फिर भी वो शोर किए जाते हैं। तो उसमें रीजन क्या है? उसमें रीजन ये है कि हमारा माइंड ना को प्रोसेस नहीं करता, हम शोर वर्ड जो यूज किया उस वर्ड को उसने प्रोसेस किया। तो जब अगर हमने बच्चों को इसके बजाय ग्रामेटिकली हमें पॉजिटिव जो है ना वर्ड यूज करने, वो कौन सा वर्ड होगा? वो होगा खामोश हो जाए। अब बच्चे जो होंगे वो खामोशी को प्रोसेस करेंगे। अब बच्चों को खुद समझ नहीं आती, उनको मार भी पीट रही है, उनको बोला भी जा रहा होता है और बच्चे शोर कर रहे होते हैं। तो आज हम कम से कम इस चीज को जो मैंने आज आपको स्टार्ट में बता दी है कि एक तो मैंने कहा था एप्पल के बारे में नहीं सोचना, शोर मत करना। आज इसके एंड पे जो है ना इंशाल्लाह आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये क्यों ऐसा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसका जो है ना एनएलपी की डेफिनेशन से। यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके मीनिंग्स, और मैं अपनी एक बिल्कुल आम लैंग्वेज में आपको जो बात कहूँगी वो आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी। तो एनएलपी की जो डेफिनेशन है इसका मतलब है कि हम किस तरह से इंटरेक्ट करता हमारा माइंड ज़बान को और बॉडी जो प्रोसेस करती है उसका क्या पैटर्न बनता है। तो एनएलपी के मीनिंग्स क्या है? एनएलपी के मीनिंग्स हैं कि न्यूरो का मतलब होता है न्यूरोसिस नर्व्स, उसमें जो हमारे एक्सटर्नल 5 सेंसेस हैं उसमें से जो इन्फॉर्मेशन लेके जो हमारे माइंड में प्रोसेस होती है उसको न्यूरो। लैंग्विस्टिक का मतलब है किसी लैंग्वेज के किसी ना किसी ज़बान के थ्रू, वो ज़बान हमारी वर्ड भी हो सकते हैं, वो हमारे इमेजेस भी हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है और हमारी वॉइस भी हो सकती है। अब ये जो हमारे माइंड में जाती है तो ये प्रोसेस होके तो लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग कैसे है कि हमने किस तरीके से दूसरे के माइंड में ये कम्युनिकेशन एज इट, जैसे मैंने परसीव किया, जिस तरह का एप्पल मेरे माइंड में है और मैं किस तरीके से दूसरे के माइंड में ये कम्युनिकेशन ट्रांसफर कर सकूं, तो उस चीज को अगर मैंने एज इट ट्रांसफर कर लिया तो उसको न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। और उसका मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैंने जो मेरे माइंड में चीज मैंने परसीव की हुई है, जो मेरा नॉलेज है या जो बात मैं दूसरे को कन्वे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो दूसरे के माइंड में कैसे हो सकती है, वो उसकी ये पता चलेगा कि रिस्पॉन्स आएगा, कम्युनिकेशन टेक प्लेस होगी। और उसमें जो है ना वो क्यों के, वाई के, व्हाट के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि हमारी कम्युनिकेशन टेक प्लेस हुई है। तो ये कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती है, इसके अंदर कितना बड़ा मतलब इसके पीछे क्या थ्योरी है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके लिए आज के वर्कशॉप में इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूंगी कि मैं ये चीज़ कन्वे कर सकूं। क्योंकि अगर मुझे न्यूरो लैंग्विस्टिक का पता है तो इसका मतलब है कि मैं आज इसकी डेफिनेशन तो आपके माइंड में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो ही इसका मतलब है मुझे भी आती है। अगर मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकी तो इसका मतलब है कि मुझे भी न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो इसमें न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए और इसको सीखने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको जो आपके फिल्टर, जो आपके ढक्कन है, वो मेरी आपसे थोड़ी सी गुजारिश होगी कि आप उस ढक्कन को खोल के रखें ताकि जो मेरी डेफिनेशन है वो आपके माइंड में जा सके और जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, जो इनपुट लेते हैं और किस तरह से आउटपुट लेते हैं। और फिर इसका पहले जो कम्युनिकेशन के लिए डेफिनेशन यूज होती थी उसमें ये कहते थे कि जो बंदा बोलता है और जो सुनता है उन दोनों में जो है ना वो 50-50% उनका हिस्सा होता है। 50% कम्युनिकेटर जो है ना उसका फॉल्ट होता है कि अगर वो दूसरे को बात समझा नहीं पा रहा, और 50% जो होता है वो सुनने वाले का है कि वो बात समझ नहीं पाया। लेकिन जब से न्यूरो लैंग्विस्टिक आया 1970 में, इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बता दूंगी साथ साथ।
तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 100% फॉल्ट कम्युनिकेटर का है। अगर कम्युनिकेटर अच्छे से किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सका तो कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं होती। दो बंदों के दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी। जो कम्युनिकेटर है, जो बात समझाने वाला टीचर है, जो टीचर है, जो रिलेशनशिप में जो बात कर रहा है, अगर वो इस चीज को वो कन्वे नहीं कर सका तो इसका मतलब है कि 100% उसकी मिस्टेक्स है, वो उसको समझाने का वे नहीं आया। तो आज इस चीज के एंड पे आप ये चीज भी जान लेंगे कि वो कैसे, जो मैंने कहा है कि तो वो इंशाल्लाह इस तरह आपको पता चलेगा। दूसरा, इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री बताऊंगी, ये कैसे, किस तरीके से ये इन्वेंट हुआ। ये पहले से था। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो नॉलेज थी, ये अगर लोग इसको यूज करते थे लेकिन पता नहीं था। इससे आज से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी पैटर्न से कम्युनिकेशन करते हैं, इसी पैटर्न से वो टीचिंग करते हैं, इसी पैटर्न से वो लेक्चर देते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो उनके जो बैक ऑफ माइंड में ये मैकेनिज्म क्या है। तो एक ये थी जो जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर, ये दो, एक लैंग्विस्टिक का प्रोफेसर था और एक एजुकेशन में मैथमेटिक्स के थे। उन्होंने देखा कि बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया लेडी वर्जीनिया जो फैमिली जो थेरेपिस्ट थी, और उनके साथ जो थे मिल्टन एरिक्सन थे, वो हिप्नोथेरेपिस्ट थे, और तीसरे जो थे फ्रांस थे। इन तीनों की जो थी वो जो बहुत ज़्यादा लोगों को सक्सेस उनकी थेरेपी से होता था और वो बहुत कामयाब इलाज करते थे। तो इन्होंने ये जो, चूँकि लैंग्विस्टिक के जो प्रोफेसर थे, तो इनको ये चीज़ इन्होंने ज़्यादा इस पे फोकस किया कि हम इनको देखते हैं। उन्होंने मॉडल किया, वो उनके साथ कुछ अरसे के लिए बैठना शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि ये क्या ऐसा करते हैं कि जिस वजह से जो है ना, इनके जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस जा रहे हैं। तो उन्होंने जब उनको देखा, मॉडल किया, तो फिर उन्होंने ये NLP डेवलप की। तो तब से लेके माशाल्लाह NLP जो है ना वो बहुत सक्सेसफुल है, और जो लोग इस नॉलेज को सीख लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं अपने किसी भी डायनामिक्स में, वो कारपोरेट सेक्टर में करते हैं, या टीचर्स हैं, या कोई कंपनी हायर करना चाहती है वो है, रिलेशनशिप में है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी डायनामिक्स में इसको यूज़ करते हैं, तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं। और ये कुछ अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्लाइड्स मिल सकती हैं और ऐसी चीज़ें। तो अभी लेक्चर तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा आप फोकस करें। जो मैंने आपसे कहा कि आप अपना ढक्कन, जो आपके बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, उनका थोड़ी देर के लिए अगर आप ओपन कर देंगे तो मुझे जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ तो वो भी थोड़ा बेहतर तरीके से हो जाएगा। सॉरी, ये स्लाइड मुझसे कुछ आगे नहीं हो रही, मैं अगली स्लाइड कर रही हूँ। ये अब हो गई है, तो ये देख लें। अभी आपको मेरी आ रही है वॉइस और पिक्चर भी? यस मैम, आ रही है। तो इसमें ये है कि इसके कैसे, मैम ठीक है, इसमें है कि कैसे NLP जो है ना वो एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को हेल्प कर सकती है। ये और फोबियाज को ओवरकम करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप है, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, मुख्तलिफ डायनामिक्स में कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए, जो कुछ ऐसी हैबिट्स हमारी बन चुकी हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उनको चेंज करने के लिए, और मैनेजमेंट स्किल के लिए, फिर इफेक्टिव लिसनिंग और क्रिएटिंग रैपोर बिल्डिंग, इस पर भी काफ़ी बात होगी इंशाल्लाह। रैपोर बिल्डिंग भी आज आपको पता चल जाएगा और सीख लेंगे। कम से कम 2 मॉड्यूल्स, 2-3 चीज़ें तो आप इसकी जो स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो आज आप सीख लेंगे। उसके बाद जो रैपिड आप इससे सीख सकते हैं कि किस तरह से जो हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। फिर हेल्दी रिलेशनशिप किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, वो इसके साथ हम सीख सकते हैं। और एंग्जाइटी और नेगेटिव फीलिंग्स को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। अब इसकी बेसिस ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी बेसिक्स हैं बिलीव्स, स्ट्रेटजीज और फिजियोलॉजी। बिलीव्स के ऊपर जो बात अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके जो ये अभी मैं ये वाली स्लाइड है, इसको आगे डिटेल में बताऊंगी कि बिलीव्स क्या हैं और कैसे बनते हैं, स्ट्रेटजी कौन सी यूज होती है और फिजियोलॉजी क्या है, इसके आगे डिटेल बताऊंगी। फिर बेनिफिट्स ऑफ NLP क्या है, उसके बेनिफिट्स ये हैं कि मोर चॉइसेस होते हैं,
अचीवमेंट होती है, और जब अचीवमेंट होती है तो एक्सीलेंस होता है। और एक्सीलेंस तब होता है जब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती है। एक जब अचीवमेंट होगी तो उसको अचीवमेंट कहेंगे, जब बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट आने लगती है तो उसको एक्सीलेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि NLP जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास मोर चॉइसेस होंगी, मोर चॉइसेस होंगे तो अचीवमेंट ज़्यादा होंगी, फिर एक्सीलेंस आएगा। अब NLP मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या बिहेवियर, इसमें है कि क्या होता क्या है। सबसे पहले कोई भी एक्सटर्नल इवेंट्स होता है तो हमारे इन्फो जो आती है वो हमारी सेंसरी इनपुट है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू जो हम उसमें कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जुबान से टच करते हैं, नाक से सूंघते हैं और हाथ से टच करते हैं, तो हमारी मेमोरी बनती है। ये मेमोरी जो हमारी वो हमारे एक प्रोसेस होता है। ये जो 7 ईयर तक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है उस वक्त तक फिल्टर नहीं लगे होते। जिन्होंने यहाँ पे फिल्टर की बात की थी, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में फिल्टर के बारे में बात करूंगी। फिल्टर वो चीज़ है कि उस वक्त तक कोई क्रिटिकल माइंड काम नहीं करता। जब बच्चे की पर्सनैलिटी बन रही होती है तो उसका इन्वायरमेंट और उसके पेरेंट्स और उसकी जो जेनेटिक्स हैं वो सारी चीज़ें ही काम कर रही होती हैं। उसको एक क्लीन स्लेट की तरह है। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि इंसान जो कुछ भी आके सीखता है वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीखता है। और ये बिल्कुल एक क्लीन बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड है, उस पर जो कुछ भी होता है वो उसका जो बिलीफ सिस्टम है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी मेमोरी है, जो उसकी एनर्जी है, जो उसके डिसीजन है, जो मेटा प्रोग्रामिंग है, जो एटीट्यूड्स हैं, वो सारे के सारे उसमें वो डेवलप हो रहे होते हैं। जब वो डेवलप हो जाते हैं तो जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसके बिलीफ सिस्टम है, वो उसके फिल्टर है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो इंशाल्लाह इसी को हम डिटेल में जब जाएंगे तो आपको जब ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो फिर आप बाकी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझेंगे। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनती है जब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ से ली तो यहाँ पे एक इंटरनल, जिस तरह हम चीज़ें देखते हैं वैसी चीज़ें होती नहीं हैं। जिस तरह हमें शीशे में अपना मिरर में देखते हैं, कुछ अगर आपने लिखा भी हुआ कोई वर्ड होंगे तो जब हम शीशे में सामने रखेंगे तो वो उल्टा नजर आता है। इसी तरीके से हमारे माइंड में पिक्चर बनती है। हमारा माइंड वर्ड्स में प्रोसेस नहीं करता, इमेजेस में करता। तो यहाँ पे इंटरनल कोई आइकॉन बनता है, कोई रिप्रेजेंटेशन बनती है। वहां से फिर एक माइंड में एक स्टेट बनती है और स्टेट जो है वो स्टेट से एक फिजियोलॉजी बनती है और ये जो स्टेट है वो हमारा बिहेवियर बनता है। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है कि उसमें जो फिजियोलॉजी होती है उसमें ये मैंने थोड़ा सा किसी को इन किया तो थोड़ा ये हो गया, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है क्योंकि जो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कर रहे थे। फिजियोलॉजी में ये होता है कि वो हमारे जो है ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बाहर से हमने ये जो 5 सेंसेस से कोई भी इंफॉर्मेशन ली तो हमारे माइंड में उसकी एक फिजियोलॉजी, वहाँ पे कोई हमारे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जिस तरह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिस तरह से खुशी के रिलीज होते हैं, वो सारी एक फिजियोलॉजी बनती है इंटरनल। अब टीचिंग, ट्रेनिंग, स्किल और NLP टेक्निक्स क्या है, इनमें क्या क्या सिखाया जाता है। आपने काफ़ी चीज़ें जो है ना इसके बारे में सुना देखा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सिखाया क्या जाता है उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। उसमें टॉपिक्स एक एंकर आता है, मोडेलिटीज़ आती हैं, फिर लाइक टू डिसलाइक्स आती हैं, हिप्नोसिस आता है, चंकिंग आता है, स्विच पैटर्न है, मेटाफोर है और मैच और मिरर है। और ये सारी चीज़ें ये एक अपने अंदर एक पूरा एक टॉपिक है और पूरी एक मॉड्यूल्स हैं और इनका डिटेल में जो है ना वो चीज़ें सीखी जाती हैं। तो आज की जो है ना इसमें एक तो मिरर और मैचिंग और मोडेलिटीज़ में आज 2 के बारे में बताऊंगी और इसके जानने के बाद माशाल्लाह आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा NLP को समझने की सलाहियत और इसको यूज़ करने की सलाहियत भी आ जाएगी। NLP कम्युनिकेशन मॉडल, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और ये सारे हमारे जो 5 सेंसेस यूज होते हैं। तो ये सब पिक्चर्स, साउंड्स, फीलिंग्स, टेस्ट, स्मेल और सेल्फ टॉक। टॉक हमारी 2 तरह से होती है, एक हम खुद से बात कर रहे होते हैं और एक हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं। तो जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो मीनवाइल हम अपने आप से भी बात कर रहे होते हैं, हमारा माइंड भी उस चीज़ को परसीव कर रहा होता है।
तो ये जो फिल्टर थे, अब यहाँ एक्सटर्नल क्यूज हमें ये मिले, और जो हमारा यहाँ पे फिल्टर जो पर्सनैलिटी में हमारी चीज़ें मैंने बताया कि जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ, कुछ स्टूडेंट ने मेरे से जैसे लेक्चर सुना तो उनको ये चीज़ उनके बिलीफ सिस्टम में हो गई है कि ये ठीक लेक्चर है या नहीं, मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये उनका बिलीफ सिस्टम बन गया। जब उनके पास मेरे लिए कोई ऐसे फ्लायर या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गई कि ये मैडम लेक्चर दे रही हैं, तो उनके पास अगर मेरे बारे में बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो वो उसको परसीव कर लेंगे, अगर नहीं है तो वो कहेंगे, डिलीट कर देंगे, डिस्टॉर्शन कर लेंगे। और ये तो जनरल मिसाल दी है। तो इसमें डिलीट में क्या होता है, डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जनरलाइजेशन में क्या होता है, ये अपने अंदर एक बहुत गहराई की चीज़ें, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत जो आपको परसेप्शन के लिए कि आप समझ सकें, मैं वो चीज़ दूंगी। डिलीट में ये होता है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर, अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, तो रास्ते में बहुत सारे बोर्ड आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपका फोकस जो है, आपने उस दिन प्रेजेंटेशन देनी है, आपका सारे का सारा फोकस प्रेजेंटेशन पे है, और आप रास्ते में आपका जो ये सेंसरी इनपुट है, ये चीज़ें रजिस्टर तो कर रहा है, लेकिन ये इसके लिए वो उसके कोई वैल्यू नहीं है, तो वो चीज़ें कुछ ही टाइम के बाद वो डिलीट कर देगा। और डिलीट जब हम सोते हैं उस टाइम भी होती हैं, और डिलीट जो साथ साथ भी होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि जब कोई एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर जब वो कोई चीज़ सेल कर रहा होता है तो उसको एक दो गाहक तक तो याद रहेगा, लेकिन वो पीछे से किस गाहक ने कितने पैसे दिए थे वो नहीं, उसके साथ साथ जो अनयूजफुल मेमोरी है वो डिलीट होती रहती है, वो इसी लेवल पर डिलीट हो जाएगी। और डिस्टॉर्शन ये होती है कि वो कोई चीज़ जब आपने सीखी तो उस टाइम पे जो है वो शोर था, ये सही तरह से प्रोसेस नहीं हो सका, तो जब वो शोर की वजह से प्रोसेस नहीं हुआ, सही समझ नहीं आई, तो वो डिस्टॉर्शन की वजह से वो वहीं पे ख़त्म होगी। जर्नलाइज में वो आ गया कि अब जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको इंसान समझता है कि नहीं, जैसे कुछ लोगों का ये व्यू बन जाता है कि लोग ज़्यादातर अच्छे नहीं होते, लोग ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, तो वो बाकी वो एक जनरलाइज स्टेट उसमें लेके चला जाता है, तो वो चीज़ फिर वो एक स्पेसिफिक नहीं होती। अब स्पेसिफिक कोई इवेंट है तो उसको हमने स्पेसिफिक होके देखना होता है कि ये चीज़ जो है स्पेसिफिकली इस इवेंट के लिए नहीं है। तो हमारे माइंड की ये कैपेबिलिटी है 3, ये फिल्टर यहीं पे लग जाते हैं, और ये जब हमने इन सारी चीज़ों को कॉन्शियसली समझेंगे तो इन जो फिल्टर है उनको हम जो है ना, इन फिल्टर के ऊपर काबू पा सकते हैं, और फिर हम जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, क्योंकि रियलिटी क्या है। फिर ये जैसे पिछले में भी मैंने ये बताया था कि ये सारी चीज़ें जो फिल्टर के अंदर आती हैं वो ये हैं, इन फिल्टर से क्रॉस करके फिर जो अंदर जो चीज़ पहुंचती है वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनती है, वहाँ पे एक स्टेट होती है, फिर वो फिजियोलॉजी क्रिएट होती है, वो स्ट्रेस की है, लर्निंग की है, बिलीव की है, डाउट की है, जिस किसी की है वो बनती है, और फिर उससे बिहेवियर बनते हैं। चलिए, अभी आ रही है मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो, किसी को कोई इशू तो नहीं? अभी वो थोड़ा सा हो रहा था। यस मैम, आपकी आवाज़ भी आ रही है, वीडियो भी। ठीक है, जी मैम आ रही है। ठीक है। एनएलपी में जो होता है वो एक होता है प्रीसपोजिशन, किसी ने यहाँ पे लिखा भी था। अब प्रीसपोजिशन के बारे में कि कोई भी हमारा बिहेवियर होता है, हम कुछ भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन होती है। हम वो किसी और के एस्पेक्टिव से जो पर्सपेक्टिव है उसकी नज़र में वो झूठ हो सकता है, लेकिन हर एक ने, अगर कोई बच्चा है तो वो डांट के डर से वो सच बात नहीं बताता, तो उसका अपना पर्सपेक्टिव क्या है वो एक पॉजिटिव है। तो हर एक जो एक्शन है, हर एक जो बिहेवियर है, उसके पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है। ये प्रीसपोजिशन है। इसमें दूसरी ये प्रीसपोजिशन ये है कि अगर आपने कोई विन करना है तो उसके लिए ये जो है ना, आपके पास मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए। तो जो इसमें एनएलपी जो सिखाती है वो चॉइसेस बताती है, और उसमें ये बताती है कि इंसान जो फ्लेक्सिबल हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो इंसान के पास चॉइसेस ज्यादा होंगी। ये प्रीसपोजिशन बता रही हूँ। अब जो किसी का पास्ट है तो उसका फ्यूचर जरूरी नहीं है वैसा ही हो, क्योंकि हम लोगों ने ये बिलीव करके रखा होता है कि जो मोस्टली रिजिड थॉट्स होती हैं और बिलीव्स होते हैं, जो फिल्टर बता रही हूँ मैं, कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे साथ पास्ट में कुछ ऐसा
हुआ है तो फ्यूचर में भी वैसे ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमारी सोच गलत होती है और हमारा बिलीफ सिस्टम गलत बना होता है कि जो अगर पास्ट में ऐसा हो गया तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, फ्यूचर हमेशा चेंज होता है। इसमें चौथे नंबर पे है मैप इज नॉट द टेरिटरी एंड परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम जो बोलते हैं वो वैसा होता नहीं है। जिस तरह से हम अगर ये हमारे हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हम अपना पाकिस्तान का मैप दिखाएं कि ये हमारा पाकिस्तान है, तो क्या ऐसा है? वो मैप है, वो पाकिस्तान नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हम बोलते हैं हम वो होते नहीं हैं। परसेप्शन इस प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हम जो कुछ खुद हो रहे होते हैं, जो हमारे अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, वो दूसरों को बता रहे होते हैं, दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 5 है रिस्पेक्ट द। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों के मॉडल ऑफ द वर्ल्ड की, दूसरों के जो बिलीफ सिस्टम है, दूसरों के जो वैल्यूज हैं, हमें उसकी हर सूरत में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हर बंदे का अपना वो किस वो सोसाइटी से आया है, किस क्लास से आया है, किस इन्वायरमेंट में उसकी ग्रूमिंग हुई है, उसके हिसाब से उसके जो बिलीफ सिस्टम बने हैं, जो उसके जो वैल्यूज बनी हैं, वो उसके लिए, उसके अपने लिए वो बिल्कुल सही बनी है। हमें दूसरों के मॉडल ऑफ वर्ल्ड की जो है ना वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी हम जो है ना वो सक्सेसफुल हर चीज़ों को लेके चल सकते हैं, वो रिलेशनशिप में भी और जहाँ जहाँ NLP यूज़ होगी। तो NLP जो यूज़ करेंगे उसके लिए ये प्रीसपोजिशन है। इन चीज़ों पे हमें बिलीव होगा और इनको हम माइंड में रखेंगे तो ये काम चलेगा। नंबर 6 है कि जिस बंदे ने भी जो भी काम किया, जो रिजल्ट उसको मिला है, उस टाइम जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसने उस टाइम पे बेस्ट डिसीजन किया। ये भी हमें बिलीव करना पड़ेगा कि जो बंदा अगर सपोज किसी की एजुकेशन कम है या किसी ने अपने कैरियर के लिए जो उस वक्त फैसला किया, उसने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया, तो वो उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, चाहे वो सोशल थे, इकोनॉमिकल थे, या फिर जो उसके पास एजुकेशन थी, नॉलेज थी, जो चीज़ें थी वो उस अवेलेबल रिसोर्सेज के तहत उसने वो डिसीजन किया था। नंबर 7, इसका मतलब यह है कि हीलिंग जो होती है वो लॉजिकल वे में नहीं होती। हीलिंग जो होती है हमेशा सबकॉन्शियसली होती है। ये जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं, और मैं आज बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनके माइंड में भी ये चीज़ इंशाल्लाह इनकलकेट करूँगी कि कैसे हम लॉजिक के तहत हमारी जो मेमोरी बनती है, जैसे पहले मैंने बताया, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे बनती है। हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के दरमियान में एक क्रिटिकल बैरियर होता है। वो जो क्रिटिकल बैरियर है वो सबकॉन्शियस का गेट नहीं खुलने देता। हमारी सारी मेमोरीज सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, हमारी हैबिट्स सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं। तो जब सबकॉन्शियस में है तो हमें जब किसी को चेंज करना है तो हमने उसको लॉजिक के तहत नहीं करना, हमने उसके सबकॉन्शियस में अप्रोच करनी है। तो सबकॉन्शियस में कैसे अप्रोच करेंगे, वो कैसे क्रिटिकल बैरियर जो है ना क्रॉस होगा, वो चीजें बताऊंगी। इसका मतलब है कि अगर हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आगे से हमें रेजिस्टेंस हो रहा है, तो हमारी बात जो हम किसी को कन्वे कर रहे हैं, वो टीचर हैं या रिलेशनशिप में है या कारपोरेट सेक्टर में है या फिर हम जो कस्टमर डीलिंग में है, किसी जगह पे भी हैं, तो हमारे अंदर जो ऐसे जो हमारी कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो रही, आगे से मज़ामत आ रही है, मतलब वो बात ही नहीं सुन रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर वो ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी रेपो बिल्डिंग नहीं हुई है। जब रेपो बिल्डिंग होती है तो ही बात हम किसी को कन्वे कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको रेपो बिल्डिंग के बारे में बताएंगे कि रेपो बिल्डिंग कैसे होता है और किस तरीके से, और क्या वो टेक्निक्स होती हैं जिससे हम दूसरों के साथ, रेपो बिल्ड का मतलब होता है ट्रस्ट डेवलप करना। तो जब हमारा किसी दो जो भी कम्युनिकेटर होते हैं उनके दरमियान ट्रस्ट डेवलप होगा तो ही कम्युनिकेशन टेक प्लेस होगी। अगर किसी का बिहेवियर जो हम चेंज कर रहे हैं तो उसको जो हमने एवुलेट करना या उसको एनालिसिस करना, तो हमने उसको कॉन्टेक्स्ट और इकोलॉजी देखनी है कि उसका जो जहाँ से उसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या था, जिसमें वो चेंज मतलब कहाँ से वो आया था और किस इन्वायरमेंट से आया था और किस रेफरेंस से था, उस हिसाब से वो चीज़ें देखेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि हमने अगर किसी बच्चे को एवुलेट करना है तो अगर वो एज उसकी 5 है तो 5 इयर्स एज के बच्चे के हिसाब से हम उसको देखेंगे, ना कि हम उसको 10 ईयर के बच्चे के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे।
तो ये एक एग्जांपल है। इसको मुख्तलिफ डायनामिक में चेंज कर सकते हैं कि हम जब भी किसी का कंपैरिजन करें तो हम उसको उसके डायनामिक्स, कॉन्टेक्स्ट और इकोलॉजी को देखते हुए करें। ये प्रिसपोजिशन है कि बॉडी इज द माइंड। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में जाके एक इम्पैक्ट और जो इमेज बनाती हैं। तो इसका वो जो इमेज और इम्पैक्ट है वो हमारे जो परसेप्शन है उस पे है कि हमें हमारी जो मोडेलिटीज़ हैं वो कौन सी हमने यूज़ की हैं और उसको हमने अपने माइंड में उसको परसेप्शन दी है। इसका वर्क विद द स्ट्रक्चर, नॉट विद द कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि उसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। इसका मतलब ये है कि हमने उसको डीपली उसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है। कैसे ये हमारे अंदर अक्सर ये चीज़ें होती है कि जब हम कोई बात कर रहा होता है तो हम इसी चीज़ में खो जाते हैं, ये क्या कौन रहा है। हमने ये नहीं देखना ये है कि कौन क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, और इसमें अपनी मोडेलिटीज़ यूज़ करनी है। और ये जो सब मोडेलिटीज़ है, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, ये सारा आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। ये पहले चीज़ें थी कि हमने प्रीसपोजिशन क्या है। प्रीसपोजिशन ये है एनएलपी कैसे काम करती है। एनएलपी की जो मैंने कुछ पॉइंट बताए, वैसे तो ये 20 तक पॉइंट्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है 1 घंटे के उसमें वर्कशॉप में इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कवर हो सकते। आगे जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझानी है वो चीज़ें थी। अब देखें, जो चीज़ एक्सटर्नल हमारी होती है वो हमारे माइंड में जाके वो पिक्चर नहीं बनती। जिस तरह से ये लिखा हुआ ये है, जब हमने ये लव लिखा हुआ, जब ये देखें ये उल्टा हमारे अगर मिरर में होगा तो उल्टा होगा। तो हमें ये चीज़ जब समझ आएगी कि हम जो चीज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देखते हैं तो हमारे माइंड में उसकी पिक्चर कैसे बनती है। कोई भी चीज़ अगर हमने चेंज लाना है, अगर हमने चेंज रूट में लाना है तो हमने रूट्स पे काम करना है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमने कोई फ्रेश आइडिया लेना है या हमने कोई चीज़ सोचनी है तो सबसे पहले हमने दिमाग में सोचनी है। जब हम माइंड में सोचते हैं तो तब जाके एक्सटर्नल उसका जो है ना वो मैनिफेस्ट होता है। तो इसका मतलब है कि जब हम खुद को चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम अपने आप को, अपनी सोचों को बदलेंगे और हम अपने माइंड में जो है ना वो थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। ये भी इसकी प्रिसपोजिशन में ही है कि फेलियर जो है वो फेलियर नहीं होता। फेलियर क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। और फेलियर को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। फेलियर जो होता है वो फीडबैक है, इसको फेलियर नहीं लेते। फिर अगर हमारे पास एक ही तरह का हम काम कर रहे हैं और उसको टेस्ट नहीं कर रहे तो उसको टेस्ट भी करना चाहिए। और अगर हमारे रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे तो हमें उसको चेंज कर, हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हमारे करने का वे है, मेथड है, हमें उसको चेंज करना चाहिए। अब मोडेलिटीज क्या हैं? जो पहले मैंने आपको स्टार्ट की स्लाइड में दिखाया था कि आज हम पढ़ेंगे मोडेलिटीज के बारे में और रेपो बिल्डिंग के बारे में। एनएलपी में बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं, वो मैंने सारे आपको दिखाए थे। और उसमें से जो मोडेलिटीज हैं वो पढ़ेंगे। उसका मतलब है कि मोडेलिटीज वो हैं जो हमारे नुमाइंदा, जो जिस तरह से 5 सेंसेस बताई हैं उसको मोडेलिटीज कहते हैं। अब इनके अंदर भी आगे जाके होता है कि प्रेफरल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पसंदीदा नुमाइंदा हमारे, हम जो पूरे हर इंसान जो यूज करता है वो 4 तरह के मोडेलिटीज हैं। उसमें विजुअल है, ऑडिटरी है और काइनेस्थेटिक है और ऑडिटरी डिजिटल है। देखने वाले लोग जिनकी हिस्स ज्यादा काम करती है, प्रेफर होती है। सुनने वालों की हिस्स जिनकी ज्यादा प्रेफर होती है। हम में से हर बंदा ये चारों जो है मॉडलिटीज यूज करता है हर दिन, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके लिए। लेकिन हर बंदे के अंदर एक चीज जो है वो ज्यादा प्रेफर होती है और वो हर एक में डिफरेंट होती है। जब हमें ये चीज पता चल जाए कि किसी इंसान का पसंदीदा नुमाइंदा सिस्टम कौन सा है तो फिर इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अब वो हम कैसे जान सकते हैं, ये आइंदा जो स्लाइड्स आ रही हैं उसमें, आइंदा लेक्चर अभी जो चलता जा रहा है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे जाने कि मेरी प्रेफरेबल मोडेलिटी कौन सी है और दूसरों की कौन सी है।
आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं वो जो कहते हैं कि ये बात ना हो बाकी तो चल जाएगा। वो जो ये बात होती है तो उसका एक जो प्रेफरल सिस्टम होता है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। सम कहते हैं कि मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती बाकी मैं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रेफरल सिस्टम वो विजुअल है या वो है ऑडिटरी है या फिर काइनेस्थेटिक है या ऑडिटरी डिजिटल है। इनमें से कोई एक प्रेफरल होगा जिसके लिए इंसान कहता है कि मुझे ये चीज नहीं बर्दाश्त होती। अब मैं आगे आपको बताती हूँ रिप्रेजेंट ये एनएलपी में जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसमें ये है कि न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड 5 सेंसेस, वही देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और टच करना, इसको रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहते हैं। अब ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो विजुअल ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्रेफर का उनका मतलब है बायस, उनका जो सुनने का, देखने का, टच करने का और वो क्वेश्चन करने का ये सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। और वो लोग अगर उनको इसी तरह से उनके साथ बात की जाए, इसी जो उनका प्रेफर, अगर वो इस चीज को पसंद करते हैं कि उनके साथ देखने वाली चीजें दिखाई जाएं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। अब जो जिनका देखने वाला सिस्टम ज्यादा बायस कह दें या ज्यादा प्रेफर्ड है कि वो इस सिस्टम के तहत जो चीजें सीखेंगे वो सीख सकेंगे या उनको दिखाई जाएंगी तो उनकी कम्युनिकेशन होगी। उसमें ये लोग क्या बनते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं, मुसव्वर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, थोड़े वक्त में ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। जो देखने वाला जिनका निजाम ज्यादा बेहतर है, वैसे तो 3-4 काम करेंगे उनके, लेकिन एक ज्यादा होगा जिसका देखने का ज्यादा है, वो थोड़े वक्त में ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं, हमेशा वाजिया तस्वर बना लेते हैं। कोई भी चीज उसको उनको तस्वर में बनाना हो तो जल्दी वो अपने माइंड में तस्वर बना लेंगे। ये चीजों को देखकर मुतासर होते हैं। इसमें देखा होगा कि जब हम कोई चीज, हम कपड़े या कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वो हमें बार बार चीजें ज्यादा क्यों दिखा रहे होते हैं? वो इसीलिए दिखा रहे होते हैं कि उनमें से, हम में से कोई लोग, उनका ये वाला जो नुमाइंदा सिस्टम है ना, जो प्रेफरल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम होगा वो विजुअल होगा, तो वो जल्दी कपड़ों को, चीजों को देख के वो चीजें फिर वो मुतासर हो जाएंगे और उनके दिमाग के साथ वो कम्युनिकेशन वो जो शॉपकीपर है वो कर लेगा। किसी अमल को देखकर ज्यादा सीखते हैं, उनको अगर दिखाया जाए, उनके सामने कोई काम किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। किसी मजमून या बयान को तेजी से पढ़ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये चीज, अगर हमें ये टीचर को या हमारे एज अ पेरेंट्स को या हमारे और भी रिलेशनशिप में हमें ये बात पता होगी कि ये जो बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से क्लास में खड़ा होकर पढ़ता है और तेजी से पढ़ सकता है, तो इसका मतलब है कि उसका विजुअल प्रेफरल सिस्टम है। अब अगर किसी बच्चे का ऑडिटरी है तो वो उसके अंदर ये किसी मजमून या बयान को तेजी से वो नहीं पढ़ सकेगा। तो इसका मतलब है कि हमें उसके मॉडल ऑफ वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करनी है। सम टाइम होता क्या, टीचर्स वगैरह को ये चीज ज़्यादा नहीं पता होती कि हर एक की कोई एक मॉडलिटी जो है वो बहुत ज्यादा काम करती है, और अगर उसको उसी मॉडलिटी के तहत पढ़ाया जाए तो वो बहुत जल्द समझ जाएगा। अगर एक बच्चा जो विजुअल है वो तो किसी मजमून को तेजी से पढ़ भी लेगा क्लास में, अगर किसी ऑडिटरी को टीचर ने खड़ा कर लिया और उसको वो नहीं, मतलब वो उतने तेजी से नहीं पढ़ पा रहा, तो उसकी क्लास में वो क्लैपिंग नहीं होगी और ये कह के बैठा दिया जाएगा कि तुम तो नहीं तेज पढ़ सकते, तुम्हें तो सही पढ़ना ही नहीं आता। अब क्या हुआ कि उसकी मॉडल ऑफ वर्ल्ड जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई। तो आज के लेक्चर के बाद मुझे उम्मीद है कि कम से कम इतनी चीजें तो पता चल जाएंगी कि हर बंदे का कोई एक प्रेफरल सिस्टम होता है, हमें उसके तहत उसकी रिस्पेक्ट करनी है और कोशिश करनी है कि हम उसको किस तरह से एंटरटेन कर सके। अंग्रेजी अल्फाज के हिज्जे बहुत जल्द याद कर लेता, अपने ख्यालात को अल्फाज में बयान करने में बहुत दिक्कत महसूस करता है, क्योंकि ये जो ख्यालात को बयान करने वाला है वो काइनेस्थेटिक प्रेफरेबल होगा, वो आगे आएगा आपको समझ। आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करना पसंद करता और आंखों में आंखें डालकर बात करने को तरजीह देता है। बात करते हुए दूसरे शख्स के चेहरे के तासरात और जिस्मानी हरकत पर तवज्जो देता है। अब जो काइनेस्थेटिक एहसासी पसंदीदा नुमाइंदा निजाम के फर्द की खुसूसियात क्या है? अब मैंने बताया कि चारों हर बंदा यूज करता है, लेकिन एक मॉडलिटी किसी एक इंसान में ज्यादा है। वो उसी के थ्रू देखता है, उसी के थ्रू सुनता है, उसी के थ्रू
वो महसूस करता है। अब जो एहसासी प्रेफरल सिस्टम है उसमें वो क्या करेगा, किसी चीज को सीखते हुए जिस्मानी हरकत ज्यादा करते हैं, जैसे पढ़ते हुए किताब पर उंगली फेरना। कुछ लोग होते हैं वो टच करते हैं तो उनका माइंड जो है वो उनके दिमाग में चीज तभी बैठेगी। रवायती स्कूलों में तालीम हासिल करते हुए बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि स्कूल में बसरी और समय मतलब सुनने और देखने का निजाम का तरीकेकार तो है, मगर टीचर का ब्लैक बोर्ड पर देखना, लिखना, किसी चीज की मल्टीमीडिया पर स्लाइड दिखाना, लेक्चर वगैरह देना, ये चीजें तो हैं। लेकिन जो लोग टच से सीखते हैं वो बुक के ऊपर या कोई चीज उनको, जैसे ऑडियो विल एड्स होते हैं जो नर्सरी में जैसे कुछ चीजें ब्लॉक होते हैं, वो चीजें ऐसी होती हैं उनके पर वो हाथ से टच करके उन चीजों को सीखते हैं। किसी चीज का प्रैक्टिकल करते हुए ज्यादा सीखते और समझते हैं। दूसरों की निस्बत ज्यादा हसास होते हैं। गुफ्तगू करते हुए आंखों में आंखें डालकर बात करने से ग्रेज करते हैं। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीचर को हमेशा ये होता है कि उसकी ये रिस्पेक्ट है कि जब उसका स्टूडेंट उसकी तरफ उसको रिस्पॉन्ड दे और उसको देखे, जब भी वो बात करे तो वो उसको रिस्पॉन्ड करे कि वो बच्चा उसे देख रहा है। जब बच्चा उसको देख नहीं रहा तो टीचर को लगता है कि ये मुझे सुन नहीं रहा और मुझे समझ नहीं रहा, जबकि ऐसा नहीं है। जो जिनका एहसासी नुमाइंदा निज़ाम जो है वो प्रेफर्ड होता है, काइनेस्थेटिक प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम होता है, वो आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते, वो गुफ्तगू करते हुए अपनी आंखें ग्रेज करते हैं वो दूसरे टीचर से या किसी से। जो कुछ लोग होते हैं हम उनको भी यही समझते हैं कि ये आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। इसके बरक्स दूसरा, जो लोग आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो हम उनको भी कहते हैं ये बदतमीज है। अब उनका नुमाइंदा सिस्टम ही ऐसे है, हम उनको बदतमीज करके उनकी सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कम कर देते हैं, फिर उनकी जो मॉडल ऑफ वर्ल्ड है उसकी तो रिस्पेक्ट नहीं हुई। तो ये चीजें अगर हमें पता होंगी तो हमें पहले जज करेंगे, हम देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, कि ये बंदे इसका कौन सा जो प्रेफरल सिस्टम है। खूबसूरत की जाए आरामदायक कपड़ा और जूता पसंद करते हैं। यहाँ पे ये बात बताऊंगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो कपड़े जो हैं वो दूसरों के लिए पहनते हैं, दिखाने के लिए। कुछ लोग होते हैं वो अपने आराम के लिए पहनते हैं। तो ये जो काइनेस्थेटिक लोग होते हैं, जिस तरह से विजुअल होते हैं, वो लीडर्स होते हैं और वो बहुत अच्छा कपड़ा ड्रेसअप अच्छा होते हैं। तो ये लोग होते हैं, आप इस तरह से भी पहचान जाएंगे कि ये लोग जो होते हैं बड़े आरामदायक अपने लिए जूता और कपड़ा पसंद करेंगे। दलाइल के बजाय अपने एहसास और जज्बात की बिना पर फैसला करेंगे। अपने घरों में, अपने रिलेशनशिप में आपने ऐसे लोग देखे होंगे और ये कम से कम इन चीज़ों से कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी कि ये किस बिना पे होता है कि कुछ लोग जो एहसास और जज्बात पे बात करते हैं, कुछ लॉजिक पे। अब ऑडिटरी डिजिटल प्रेफरल सिस्टम, एडी जिसको बोलते हैं, वो एक अच्छे मुसन्निफ, मौसीकार, शायर, नातख्वां, मुकर्रर और स्पीकर बन सकते हैं। दूसरे लोगों से हिदायत सुनकर बहुत जल्द अमल करते हैं। अब जो कानून का ये जो इनका होता है, ये ऑडिटरी सिस्टम है, ये डिजिटल नहीं है, ऑडिटरी। ये जो कानून से सुनने वाला जिनका प्रेफर होता है वो उनकी ये लोग होंगे। ये लोग जब होंगे तो आप उनके पास जब कभी बात करने जाएं या उनसे कम्युनिकेशन करें या कोई ऐसा आपको उनसे काम हो, तो उस वक्त आप ये जरूर ज़हन में याद रखें कि ये लोग जो हैं ये किस टाइप के होंगे, इनके साथ कैसे बात की जाए। ये दूसरे लोगों की बात हिदायत सुनकर बहुत जल्द अमल करते हैं, सुनने वाली चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो फिर आप जब किसी ऐसे लोगों से मिलने जाएं तो आप उनको सुनाएं और ऐसी चीज़ें उनके साथ करें। किसी भी मौजू पर बहस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो लोग बहस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये उनका जो प्रेफरल सिस्टम है वो ये है। आमतौर पर सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका ऑडिटरी प्रेफरल सिस्टम है। गुफ्तगू के दौरान इनकी आवाज़ में उतार चढ़ाव वाज़िया फ़र्क होता है। जब वो बात करते हैं तो वो उतार चढ़ाव से करते हैं। गुफ्तगू के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करने से ग्रेज करते हैं। ये भी जो ऑडिटरी है ये भी ग्रेज करते हैं, उसमें भी ये भी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। इसको तेजी से पढ़ने में दिक्कत होती है, इनको भी तेजी से नहीं पढ़ सकते। तो इसका मतलब हुआ कि बुरा तो कोई भी नहीं हुआ, गलत कोई भी नहीं हुआ, ये तो उसको अल्लाह ताला ने ही ऐसा बनाया और उसका प्रेफरल सिस्टम ही ऐसा बन गया, या जो उसकी इन्वायरमेंट ऐसी थी तो उसके साथ ऐसा है कि वो किसी एक मोडालिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है। इसमें सुनकर चीज़ों को याद रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है।
अब इसकी अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये सारा जो है किस तरीके से, कि मेरी मोडालिटी कौन सी है, आपकी कौन सी है, दूसरे की कौन सी है। उसका मतलब ये है कि ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसमें ये है कि कोई भी डिसीजन जब भी कोई इंसान डिसीजन करता है तो उसको अपने आप को जज करे और इसमें अपने आप को मार्किंग दे कि जब भी वो कोई फैसला करता है तो वो उसको उसकी अपनी गट फीलिंग से करता है, जो इंट्यूशन आती है तो उसको 1 मार्क्स दे, या फिर वो उसको जो बेस्ट लगता है वो उसको चूज करता है तो उसको 3 देंगे। फिर व्हाट लुक्स बेस्ट टू मी, कि उसको अपने लिए जो बेहतर लगता है वो चूज करता है। प्रिसाइज रिव्यू द स्टडी, उसका मतलब है कि दोबारा से वो अपने इस सारे सिनेरियो को जिसमें वो फैसला करने जा रहा है, कोई भी आप है, मैं, कोई भी, तो उसमें वो फिर वो दोबारा से उन सारी चीजों को देखता है। तो ये नंबर दें, और ये टोटल जो है 5 है। तो इन सारों को जब हम जमा करके देखते हैं तो फिर उसकी पता चलता है कि 5 नंबर जो होंगे तो इसका मतलब है कि वो उसका प्रेफरल सिस्टम है वो। तो इसके बाद जो है ये मैं आपको, ये आप करके देखें। अभी तो ज़ाहिर है इस टाइम वर्कशॉप है, और बाद में कभी आप इससे सारा देखें कि विजुअल होगा, ऑडिटरी होगा, काइनेस्थेटिक होगा और ऑडिटरी डिजिटल होगा। ये भी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से और भी टेस्ट और बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है डिटेल कोर्स के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और समझाई जाती हैं कि वो इंसान खुद को जान सके कि मेरी मोडालिटी प्रेफरेबली कौन सी है और दूसरों की कौन सी है। अब वही काइनेस्थेटिक के लिए क्या है, ऑडिटरी के लिए ए है, विजुअल के लिए वी है और ऑडिटरी डिजिटल के लिए एडी है। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि आज इसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि व्हाट इज मैच एंड मिरर। जब भी किसी से हम कन्वर्सेशन करें तो उसमें सबसे पहले जो रैपोर बिल्ड होता है, ट्रस्ट मैंने बताया था, रैपोर बिल्डिंग के लिए क्या तरीका इस्तेमाल होता है। तो एनएलपी में जो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात होती है मिररिंग और मैचिंग की। तो मैच और मिरर का मतलब यह है, और ये हम जो है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि हमें चीज़ें पता नहीं होती और हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो सिर्फ हमें इसके मैकेनिज्म का नहीं पता। तो आज जब आपको मैकेनिज्म पता चल जाएगा तो फिर खुद भी पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़ें, बहुत सारी आप खुद भी इस तरह से हम इस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जो दोस्तों में हो रहा होता है वो हमारी मिररिंग और मैचिंग दोनों हो रही होती है। अब मैच और मिरर एनएलपी में जो स्ट्रेटेजी को रैपोर बिल्डिंग को कहते हैं, और रैपोर बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो ट्रस्ट है। मैच और मिरर में होता क्या है, इसमें मिररिंग जो होती है वो किसी चीज को कॉपी करना, और मिररिंग 2 तरह से होती है। वो एक होती है एक्सटर्नल जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है, और एक इंटरनल होती है जो इंटरनल हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ। अब मैचिंग जो होती है, मैचिंग इस तरह से कहेंगे कि आपने कपड़े भी मैचिंग पहनते हैं, सेम वही नहीं होते। मिररिंग में होता है सेम वही। जिस तरह से अगर हम सलाम करते हैं किसी से तो हम मैचिंग करते हैं, मेरा राइट और दूसरे का राइट, तो ये मैचिंग होगी। अब अगर मेरा भी जो मैचिंग होगी, मिररिंग होगी। मिररिंग में ये होगी कि मेरा भी लेफ्ट और उनका भी लेफ्ट। तो मिररिंग हम जो है वो किन कंडीशन में करते हैं, एक्यूट कंडीशन में जो है वो मैच करते हैं, और जो क्रॉनिक कंडीशन है, जिस तरह से किसी का हमने स्कूल ऑफ थॉट चेंज करना है, किसी के हमने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, तो उसमें हम मिररिंग करेंगे। तो मिररिंग करेंगे कैसे, उसमें क्या तरीके हैं, और मैचिंग के क्या तरीके हैं। जब कोई इंटरव्यू के लिए जाए या किसी के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही हो, उसमें मैचिंग और मिररिंग करते हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले मिररिंग हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि हम कोई बंदा जो इंटरव्यू लेने वाला है तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें कि वो ड्रेसिंग कैसे करता है, वो वर्ड कौन से यूज करता है, इसको प्रेडिकेट्स कहते हैं। एनएलपी की लैंग्वेज में प्रेडिकेट्स कहते हैं कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। इसको बैक ट्रैकिंग भी कहते हैं कि जो वो अल्फाज यूज कर रहा है तो थोड़ी देर बाद हम उसके साथ वही अल्फाज दोहराना शुरू कर दें, तो ये उसके साथ ये हमारी उसके साथ मैचिंग हो जाएगी। जब मैचिंग हो जाती है तो उसके बाद ये पेसिंग होती है और लीडिंग होती है। तो अभी भी जो मैचिंग और मिररिंग है, इस पे मैं थोड़ा सा और आपको इनसे आपके माइंड में इस चीज की और ज्यादा बनाती हूँ कि कैसे है। मैचिंग में ये होगा कि आपने जिस तरह से किसी के साथ चेयर पे आप इंटरव्यू देने जाएं, तो इंटरव्यू जैसे बैठा हुआ बंदा या क्लाइंट है,
आप जैसे बैठे में क्लाइंट आके जैसे बैठता है, आपने फौरन ये आपने 90 सेकंड में रैपोर बिल्डिंग करनी होती है। और 90 सेकंड में कैसे करनी होती है कि अगले को पता भी ना चले कि आप जो है ना मिररिंग और मैचिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगले को पता चल गया तो ज़ाहिर है ये फिर ओवर मिररिंग हो जाएगी। तो उसमें ये करें कि जिस तरह से जो बंदा अगर चेयर पे आगे होके बैठा है तो ये इसके भी डिटेल में आगे चीज़ें हैं कि वो कौन सी पर्सनैलिटी का है, वो कौन सी मोडालिटी यूज़ कर रहा है, जो पीछे होके बैठा है वो कौन सी का है। तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी। तो आपने भी उसी तरह होके बैठना है। और अगर कोई बंदा मतलब आगे होके बैठा और आप इंटरव्यू में जाते हुए आप थोड़ा सा टेक लगा के बैठे, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेफर मोडालिटी और थी और वो आपको देखते ही उसको इस चीज़ पे वो आपको, चाहे आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे किस वजह से मेरा इंटरव्यू सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हमेशा इंसान जो क्वालिफिकेशन और इन चीज़ों से या इतनी ज़्यादा एजुकेशन से नहीं सक्सेस होता है। इंसान हमेशा जो उसको कम्युनिकेशन बेहतर करने से और स्किल सीखने से जो है ना वो सक्सेस होता है। तो ये स्किल सीखी होंगी तो इंटरव्यू में जाते हुए या कहीं भी आपने किसी के साथ जो रैपो बिल्ड करनी है तो उसमें मिररिंग और मैचिंग करेंगे। तो अगर जो एक्यूट आपका किसी के साथ मैच हो रहा है या आपकी मुलाकात है या आपका कोई ऐसा मौका है, तो उस मौके पे आपने जो यूज करना है वो मैचिंग करनी है। क्योंकि मिररिंग में तो वही होगा कि मेरा ये हाथ है तो दूसरे का भी उल्टा हाथ हो, जैसे वो सलाम करने आया तो उसका ये हाथ था तो मैंने भी इसी हाथ से कर लिया, तो दोनों ये मतलब बिल्कुल सेम। अब जैसे वो खड़ा है तो मेरा भी मैं लेफ्ट हाथ से ऐसे कर लूँ तो हाथ उल्टे से तो सलाम नहीं होता और पहले ही हमारी रेपो बिल्ड नहीं होगी। और जो कोई अगर बहुत ज्यादा इस्लामी हुआ तो वो तो कहेगा कि ये देखो इसने तो सलाम भी ठीक तरीके से नहीं किया, फिर वो हमारा फिल्टर बन चुका है, ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ तो मेरा कोई ना तो रैपो बन सकती है। अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं या क्लाइंट है तो वो उसके साथ आपकी जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो वहाँ पे जो है वो यही जो हमारा मैच जैसे कंट्रास्ट में होता है, हम कपड़े मैचिंग में पहनते हैं एक और एक तो मैचिंग, उस टाइम पे हम मैचिंग करेंगे। फिर हमने अगर टांग अभी मैं बताऊं कि जब हम टांग रख के एक टांग हम दूसरी टांग पे रखते हैं तो अगर हम उसको मिरर करेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वहां पे भी मैचिंग होगी कि हम वो दूसरी टांग उसके मुखालिफ टांग अपनी टांग पे रख के बैठेंगे तो हमारी उसके साथ जो है ना जो माइंड में हमारी उसका माइंड जो है ना हमारा वो पेसिंग में आ जाएगा, एक पेज पे आ जाएगा। तो पेसिंग जब हो जाएगी तो इसका मतलब है लीडिंग है। लीडिंग का मतलब यह कि अब उसका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया। अब आप जो भी बात करेंगे, जो भी कहना चाहेंगे वही होगा। अब अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जब हमने किसी क्लाइंट को या किसी स्टूडेंट को जो बात समझानी है तो जब हमारी उसके साथ मैचिंग हो जाएगी, मिररिंग हो जाएगी, तो हम जो है ना पेसिंग होगी, पेसिंग के बाद कोई भी चीज़ है तो वो उसके साथ फिट हो जाएगी। जिस तरह से ये एक जगह बनी हुई है, ये एक अलग अलग है, तो इनको ये मैच है, इसके साथ जब के ये अटैच हो गया तो ये एक सारे एक वन पेज पे आ गए और ये इसके साथ फिट हो गया। तो जब ये फिट हो जाता है तो ये पेसिंग हो गई और फिर वो लीडिंग है। फिर जो चाहेंगे आप जैसे स्टूडेंट है तो जो उनको आप सबक पढ़ाना चाहें तो पढ़ाएंगे। तो उसमें फिर अगेन यही चीज आती है कि मोडालिटी कौन सी यूज करते हैं। जिस तरह से अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसमें देखना है कि ये कोई जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो वो बॉस क्या किस तरह के उसकी ड्रेसिंग है, आप वैसी ड्रेसिंग करके जाएं। फिर दूसरी बात यह है कि वो कौन से वर्ड यूज करता है, उसको ईमेल कर रहे हैं तो आप उसको बैक ट्रैकिंग करें, उसी के जैसे वर्ड यूज करके भेजें, तो उससे जो है ना आपकी रेपो बिल्डिंग होगी। फिर इस तरह से ये भी है कि वो बालों का स्टाइल कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें जो मैचिंग करते हैं तो वो तो एकदम सामने भी होती है और उसमें पता भी चल जाता है, लेकिन नॉन वर्बल जो होती है जिस तरह से उसी जैसी ड्रेसिंग करके जाना, वो जो जिन चीज़ों को पसंद करता है उन्हीं चीज़ों को पसंद करना, तो वो बहुत कम होता है और इंसान का इम्पैक्ट नॉन वर्बल चीज़ों का ज़्यादा आता है। और हमें यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, हम तो सबसे किसी को अगर चेंज करना चाहते हैं या किसी को कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं तो हम सबसे पहले लॉजिकली करते हैं। जो मैंने सबसे पहले बात बताई है प्रीसपोजिशन की कि हमने अगर किसी को चेंज करना है तो लॉजिक से नहीं, सबकॉन्शियसली चेंज करना है। तो हम सबकॉन्शियसली कैसे किसी के सबकॉन्शियस तक अप्रोच कर सकते हैं, वो इसी तरह कर सकते हैं कि हम उसके साथ मैचिंग और मिररिंग करें। ये एक मोडालिटी है जो कि आज इंशाल्लाह आप लोग इसके बारे में काफ़ी सीख जाएंगे। तो हमने कितनी दफ़ा ऐसे किया होगा कि हम बड़ी बड़ी तकरीरें जानने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा दूसरों को क्रिटिक्स भी करते हैं, लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं है कि हमने अगर किसी को चेंज करना तो हम उसके लाइक्स को लाइक करें,
जो चीज़ें उसको पसंद है, ये बीच में एक मॉड्यूल ये भी आया था ना, लाइक एंड डिसलाइक, तो जब हम उसकी चीज़ों को पसंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसके दिमाग के साथ जो है ना पेस हो जाएंगे, तो पेस मैचिंग होगी और पेसिंग हो जाएगी, फिर लीडिंग होगी। इसी तरीके से जब अगर किसी का हमने स्कूल ऑफ थॉट चेंज करना है, तो जिस तरह से कोई वो सियासत में हम कोई नवाज शरीफ का या कोई इमरान खान का सपोर्टर है, तो हमने उसको अगर हमने उसके स्कूल ऑफ थॉट को चेंज करना है, तो हमने बहुत सोच समझ के उसमें माइंडफुलनेस के साथ रहना है। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट पे रहते हुए, पास्ट को माइंड में रखते हुए, फ्यूचर को माइंड में रखते हुए प्रेजेंट की बात करें। इसमें ये मतलब इसका ये है कि अगर हमने किसी से बात मनवानी है या किसी से कम्युनिकेशन कोई करनी है, तो उसमें हम स्टार्ट में जाके तो हम कहें कि नवाज शरीफ ने मैं तो बहुत अच्छा काम किया था, और उसके बाद जो नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया था और बड़ा अच्छा उसने जो है ना ये मोटरवे और ये चीज़ें बना दी। अब थोड़ी देर बाद गुजरी तो बातों बातों में उसने पूछा कि आप चैनल कौन सा देखते हैं, तो जैसे ही चैनल मैंने कह दिया कि मैं ARY, ये सारी स्पोज चीज़ें मतलब ये फर्ज कर रहे हैं, मैं किसी भी उस चीज़ की मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो उसको फौरन से जो आपकी उसके साथ रेपो बनी थी, जो आपकी मैचिंग या मिररिंग हुई थी, तो वो फौरन से ड्रॉप हो गई, क्योंकि सब आज बच्चे को पता है कि जो कौन सा जो है वो चैनल किस पार्टी का और कौन सा किसका। पहले तो नूनली को हमने ये बता दिया कि बहुत अच्छे हैं, उसके साथ रेपो बिल्ड करने की कोशिश की गई ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो। तो उसके बाद जैसे ही कुछ टाइम के बाद माइंडफुलनेस के साथ बात नहीं की, क्योंकि पास्ट को ज़हन में रखते हुए, फ्यूचर को ज़हन में रखते हुए प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट की बात करना। तो अब ये चीज़ नहीं याद थी, तो 4-5 क्वेश्चन के बाद, 4-5 मिनट के बाद जब ये कह दिया कि मैं ARY देखता हूँ, तो वो तो उनका जियो, उसको तो जितनी रेपो बनी थी वो सारी डाउन हो गई। तो रेपो ये मतलब नहीं है कि रेपो अगर बिल्ड हो गई है, हमारी मिररिंग पेसिंग हो चुकी है, ये हमारी मिररिंग और मैचिंग हमारी आ चुकी है हमारे पास, तो इसका मतलब नहीं है ये एवर रहेगी, ये हमने थोड़ी देर बाद हमने इस चीज़ को मेंटेन रखना है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है, मैं देख लेती हूँ। उन्होंने कहा कि मिररिंग को थोड़ा सा और समझा दें। ये माशाल्लाह कोई कह रहा है कि आपने मेरा कोर्स रिवाइज करवा दिया है, और ये इन्होंने क्या कहा, समझ थोड़ा सा मुश्किल है। चले मैं मिररिंग को थोड़ा सा और कर लेती हूँ, और अभी मैं इसी चीज़ पे, मैं अगली स्लाइड पे नहीं गई हूँ, क्योंकि सारी चीज़ यही सबसे ज़्यादा है कि जितना हमें ये समझ आ जाए कि हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तो हमने मिररिंग और मैचिंग करनी है। तो मिररिंग बताया कि क्रोनिक इवेंट्स के लिए, और जो क्रोनिक जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उनको चेंज करने के लिए है, और नॉन वर्बल क्यूज के जो बॉडी लैंग्वेज जो हमारी मतलब जैसे ड्रेसिंग का मैंने बताया, जिस तरह से वर्ड्स का जो इम्पैक्ट है वो 7% है, और हमारी जो वॉइस टोन है उसका 38% हमारा माइंड परसीव करता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो 55% करती है। तो हमने दूसरे की बॉडी लैंग्वेज है उसके साथ भी मैच करना है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो जैसे बैठे हुए आपने एग्जैक्ट उसके अपनी टांग ऑपोजिट आपने उस तरह रखनी है, तो ये मैचिंग होगी। क्योंकि एक्यूट आमने सामने जब बंदा बैठा हो तो आप मिररिंग करेंगे, वही टांग सामने वाली करेंगे। तो अगर कोई खातून है और आगे सामने मर्द है, या मर्द खातून के सामने काउंसलिंग या इंटरव्यू है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो पहले ही वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, तो उसमें मिररिंग काम नहीं करेगी, वहाँ पे मैचिंग करेगी। मिररिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने स्कूल ऑफ थॉट को चेंज करने के लिए करना है, और उसमें आपने उसको उसके वर्ड देखने कैसे यूज कर रहा है, उसकी ड्रेसिंग कैसे है, और उसकी वॉइस टोन कैसी है, और उसका इंटरेस्ट क्या है। और फिर इसमें यह भी देखना है कि आपने किसी जैसे कोई NLP का है और आप किसी NLP बंदे के साथ बात कर रहे हैं, तो ये ना हो उसमें ये देखें कि आपने कोई भी ऐसी बात यूज करनी है जो कि NLP है, तो वो ठक करके उसके दिमाग में तो लगेगी। लेकिन ये याद रखना कि जिस तरह से कुछ लोग होते हैं कि वो, मैं ये कहूँ कि ये साइकोलॉजी का वाइवा है या एनाटॉमी का है या न्यूरो साइकोलॉजी का, तो वो कहेंगे कि मैं ये ज्यादा पढ़ के जाऊँ। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से जो उस बंदे का नॉलेज बहुत ज्यादा है, जो बंदा आपका मतलब एक्सपर्ट बंदा है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है या आपका एग्जामिनर है, उसको किसी ऐसी चीज में उलझा दें जो उसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसके इंटरेस्ट में आप दे देंगे, वो तो आधा घंटा आपके साथ लगा लेगा।
फिर आधा घंटा जब उसका आपके तो इंटरव्यू में वो आपको ज्यादा क्वेश्चन करेगा, तो आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के क्वेश्चन और आपकी मर्जी चले, तो पेसिंग और लीडिंग आपकी हो, तो उसमें आप ये करें कि उसको किसी ऐसी न्यू चीज में उलझा दें, उसको आंसर ऐसा दें कि वो उसके लिए नया हो। अगर उसका इंटरेस्ट उसी सब्जेक्ट का है तो वो तो फिर जाहिर आपके से ज्यादा क्वेश्चन करेगा, क्योंकि आप जब उसका इंटरेस्ट है तो वो ज्यादा टाइम लेगा। तो दूसरा ये है कि जब आप किसी के साथ भी बैठे तो 90 सेकंड के अंदर आपने एक तो बॉडी लैंग्वेज कर ली, तो आप उसकी टोन जैसी है, जैसे ऊंचा बोल रहा है तो आपने भी ऊंचा बोलना, कि कोई आहिस्ता बोल रहा है, ये मैं आगे और बताऊंगी कि जो कानों से जिनकी विजुअल मोडेलिटी होती है वो ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा बोलते हैं, उनको ऊंचा बोलना सुनना अच्छा लगता है। फिर इसी तरह जो कानों से सुनते हैं, जिनकी विजुअल ऑडिटरी मोडेलिटी प्रेफर होती है, तो वो क्या करते हैं, वो आहिस्ता सुनना पसंद करते हैं, वो कम आवाज में, धीमी में। तो ये चीजें जब पता होंगी कि वो अगले की मोडेलिटी क्या है, वो उससे बहुत सी, अभी उसके लिए भी थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है कि मोडेलिटीज कैसे पहचानेंगे कि अगले की कैसे है। तो कुछ चीजें तो मैंने पिछले स्लाइड में बता दी है कि अगर ये होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये विजुअल है। मैं इनका एक क्वेश्चन आया, मैं पढ़ लूँ। इन्होंने लिखा है कि अगर प्रैक्टिशनर जो है ना पहले ही ऐसे ड्रेस या ऐसी गेटअप में बैठा हो जो कि क्लाइंट से डिफरेंट है, जो फिर प्रैक्टिस किस तरह मिररिंग करें, वो मैचिंग होगी, वो मैचिंग होगी, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ तो बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आप पहले से बैठे तो उसमें आपने ये करना है कि फौरन से उसने जैसे ही सलाम लिया, आपको उसी का जितने धीमे अंदाज में अस्सलाम वालेकुम, आपने भी सलाम, किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, आपने वापस उसी तरह से सलाम, ये आपका एकदम से उसके साथ रैपो बिल्ड होगी। आपने ये उसकी बॉडी, जो आपकी टोन है, जो आपकी वॉइस है, आपने उसके साथ बैठ, क्लाइंट आके जैसे बैठा आपने फौरन से उसी तरह बैठ लिया। विद इन मुजाहिरा 90 सेकंड, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर जो ना मिररिंग मैचिंग हो जाती है। तो ये चीज आपको जाहिर क्लाइंट को जो है उसको इतना तो नहीं पता होगा, आपने फौरन से उसको लीडिंग, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप उसको जैसे वो हाथ कर रहा है उसी तरह करें, जिस तरह से वो बात करते हुए कर रहा है, थोड़े सेकंड के लिए फिर करते रहें। तो अभी आप देखें, आप मेरे साथ भी मिररिंग मैचिंग कर सकते हो, मैंने जैसे याद की आप भी करें, तो जो भी चीज आप जो होगी वो मेरा और आपका फौरन से कनेक्शन बन जाएगा। पेसिंग और लीडिंग, मैंने पेसिंग का पहले बताया है कि एक पेज पे आ जाना, मेरा और आपका माइंड जो है, आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक पेज पे आगे। कैसे बताऊं, अभी मैंने जैसे इसका बताया था कि वो ये मैंने वो बताया था, ये रिमोट है, जी ये कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस की टेक्निक भी सिखानी है, वो काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये ज़ाहिर कोर्स है, और आपको अगर लगा है कि आपको अच्छा लगा है और इस तरह से आपको समझ आएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक आम फैम लैंग्वेज में बताया, और यकीनन इस तरह से बहुत अच्छी समझ आती है, क्योंकि डिटेल में जो आप बड़ी बड़ी जो टर्मिनोलॉजी यूज करें तो वो चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली करेंगे वो नहीं आती। ये मैचिंग हो गई, ये देखें ये ऑलरेडी इसके साथ है, और ये आपकी मैच हो गया इसके बीच में, ये हो गई पेसिंग। अब लीडिंग ये है कि आप जो उसको कहेंगे वो उसका दिमाग करेगा। अब ये जाहिर है जब तक पूरा कोर्स नहीं करेंगे तो इसको नेगेटिव मीनिंग में भी लिया जाएगा। हमने कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करने के लिए कि दूसरे के माइंड में हम जो चाह रहे हैं, जो मेरे माइंड में पिक्चर है, जो मेरा नॉलेज है, वो मैं दूसरे के माइंड में कैसे इनकलकेट करूं, पहुंचाऊं। तो उसका मतलब ये है कि मैंने मिररिंग, मैचिंग और पेसिंग और लीडिंग करनी है, तब जाके मैं स्टूडेंट को बताऊं, तब जाके मेरे रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। क्योंकि मैं अगर किसी और पेज पे हूं और मेरा पार्टनर किसी और पेज पे है, या मेरा क्लाइंट किसी और पेज पे है, तो हमारी जो है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी और हम सक्सेसफुली नहीं एक दूसरे को कन्वे कर सकेंगे। ये उस चीज के लिए मिररिंग और मैचिंग, पेसिंग और लीडिंग है। यहाँ तक समझ आ गया मेरे ख्याल से। आज अभी देखें 1.25 घंटा हो चुका है, तो ये वर्कशॉप कल भी है, तो बाकी जो चीजें रह गई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मेरे, तो ख्याल से आप बाकी का भी जो है ना करें। और कल मैं आपको एक स्वेश पैटर्न की जो टेक्निक है, आपके अंदर कोई भी हैबिट्स, कोई चीज जो आपको खत्म करना चाहते हैं, तो स्वेश पैटर्न में करवाऊंगी, और उसके साथ जो है ना आपके अंदर से वो चीजें खत्म होगी। टेक्निक्स बहुत ज्यादा हैं और इसके बेसिक्स बताऊंगी कि देखते हैं अगर ये वर्कशॉप 3 दिन तक भी आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ
तो कल और परसों भी कर लूँगी। और जो लोग कोर्स लेने के इंटरेस्टेड हैं कि मुझसे वो सीख सकते हैं, उनको समझ आ रही है, तो ये भी हम कर लेंगे। और इसमें बहुत डिटेल में ये नहीं है कि जो एक देसी तरीके से कि ये आप ऐसे कर लें, आपको ये एक्सरसाइज कराए और उसके पीछे बताया ही नहीं कि क्या मीनिंग्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्यों होता है। और उस तरह से तो आपने बहुत कोर्स किए होंगे, देखे होंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आज आपको बहुत डिटेल में कोशिश की है। और इंशाल्लाह आज इतने टाइम में इतना ही बता सकी, और कल जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो कल मैं बताऊंगी। और कल बाकी चीज़ों पे बात करेंगे, और कैसे टेक्निक्स कैसे बनती हैं। जब आपको आज मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगी कि टेक्निक्स और सारी चीज़ें जब आपको डिटेल इन चीज़ों का पता होगा तो आप कर सकेंगे। जिस तरह से मैं एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी आज सुना के इसको थोड़ा बाइंड अप करूंगी, बाकी कल करते हैं। कि एक जो बंदा बाहर से पढ़ के आता है, तो एक किसी चौधरी के डेरे पे जाता है, तो उससे पूछता है कि आपने जो है ना बाहर जाके क्या सीखा। तो उसने कहा कि बाहर जाके जो बंदा बाहर पढ़ के आता है, तो बाहर से वो जो है ना विजडम सीखते हैं, उनको शऊर आ जाता है। तो उसने कहा कि वो क्या, कैसे? तो उसने कहा कि आपके घर में कुत्ता है? तो वो कहता है कि हाँ है। फिर वो कहता है कि आपके यहाँ तो और भी पेट्स होंगे? उन्होंने कहा हाँ जी हैं। उसने कहा आपकी ज़मीनें भी होंगी? उसने कहा जी हाँ हैं। उसने कहा कि फिर आपकी तो काफ़ी घर और होंगे? उसने कहा हैं। इसी तरह वो उनसे बातों से बातें, वो और चीज़ें, फिर आपके तो बहुत ज़्यादा नौकर चाकर भी होंगे? उसने कहा हाँ और भी हैं। तो इस पे उसने सोचा, उसने कहा अच्छा ये है जो आपने बाहर से पढ़ के आए, ये शऊर है और ये विजडम है। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, ये तो मैं भी जो है ना यहीं पे रह के तो मैंने सीख लिया कि विजडम क्या है। तो मैं उसने सोचा कि जो मेरे पास विजडम आ चुकी है, शऊर आ चुका है, तो मैं किसी और को दूं। वो अपने जाता है अपने उसके पास, अपने जो उसके सबऑर्डिनेट है उन सारों के पास। उसने कहा मैं जरा इनको बताता हूँ कि ये कैसे शऊर होता है और बाहर जाके कैसे नॉलेज लेते हैं। तो वो उससे कहता है कि पहला ही सवाल करता है कि आपके यहाँ कुत्ता है? तो वो कहता है कि नहीं है। तो अब कन्वर्सेशन ही आगे नहीं चली। अब उसने तो वही चीज सीखी थी, अगर उसके पास कुत्ता होता तो विजडम वो पूरी देता उसको, वो कन्वर्सेशन आगे चलती। तो विजडम यही है ना कि डेप्थ में। तो इस सारे में बात ये है कि जितना डीपली आप सीखेंगे, और डीपली में आपको एक एक चीज बताऊंगी, तो उसमें आप खुद कर सकेंगे, आपकी अपनी टेक्निक्स खुद बना सकेंगे और खुद इन चीजों को यूटिलाइज कर सकेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ ये चीजें पेट चीजें बताती जाएं, तो फिर इंसान जो है वो आगे जाके वही उस वाली बात होगी कि वो कुत्ता उसके पास होता तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती। तो इंशाल्लाह फिर कल की वर्कशॉप में आप आएंगे और ये चीज़ें समझेंगे। और जितना डेप्थ में ज़ाहिर है, जितना एक दो दिन में इंसान नॉलेज किसी को एक्सप्लेन कर सकता, वही मैं कर सकूंगी। अगर आप लोगों ने डेप्थ में और वही सिर्फ उस वाली बात तक नहीं रहना, आगे जाना है, तो फिर आप इस कोर्स को एनरोल कीजिएगा, तो आपको डिटेल इन डेप्थ चीज़ों का पता चलेगा। अभी भी जो मैंने बताना था, शायद मैं इतनी चीज़ें इतने टाइम में जो मैंने बताया, और मुझे लग रहा है कि तशनगी अभी बाकी है। बहुत सी चीज़ें जो मैं न्यूरो लैंग्विस्टिक के बारे में जानती हूँ, वो मैंने अभी आपको नहीं आपके माइंड में पहुँचाई। फिर भी कुछ ना कुछ तो आप सबको समझ आई होगी। मुझे कुछ मैसेज कीजिए कि किस हद तक आप लोगों को समझ आई और कैसा लगा। जी, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समझ आई। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले से भी सीखा होगा, उनकी रिवीजन हुई होगी, उनको बहुत अच्छा समझ भी आई होगी। थैंक यू, माशाल्लाह काफ़ी लोगों की अच्छी फीडबैक आ रही है। तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और इंशाल्लाह अगर आप सीखना चाहते हैं, और ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जब हमें खुद पता होगा कि हम अगले के माइंड तक कैसे कनेक्शन बनाएं, तो तभी हम जो है ना एक सक्सेसफुल लाइफ, और जो हम चेंज करना चाहें अपनी लाइफ में, वो हम कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह कल इसी से फिर स्टार्ट करेंगे
साढ़े टाइम अगर थोड़ा सा होता तो फिर मजीद एक्सप्लेन करती, अभी तो हाफ भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, कल थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देंगे और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं और कल सब जो है ना इसी टाइम पे। और अभी किसी का क्वेश्चन है तो चलो थोड़ा सा 1-2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, चलें थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं। यस मैम, मेन क्वेश्चन है सर। जी क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता हूँ मैम। आवाज़ थोड़ी कम हो गई है। मैं चाहता हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता हूँ मैम। जी बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रिंसिपल साहब से सैलरी पे बात करूँ, अपनी सैलरी बढ़ाओ। तो मुझे उसके साथ रैपो बिल्डिंग कैसे करनी होगी, क्या करना होगा, उसकी माइंडसेट को और उसके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी करनी होगी, अपनी होगी। उसमें आप देखें, आप अपने उनके जो आपके वो हैं प्रिंसिपल हैं, उनको आपने मिररिंग भी करनी है और मैचिंग भी करनी है। और वो ऐसे करनी है, ये अभी ना मतलब अभी कल ही जाके करेंगे, क्योंकि अभी मैं और चीज़ें बताने वाली हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। हिप्नोसिस मतलब वर्सेस भी है, सुजेस्टिबिलिटी बतानी है, पर्सनैलिटी बतानी है, और लैकिंग बतानी है किस वजह से हो जाती है ओवर मिररिंग। तो इस लेक्चर के एंड तक फिर आपको वो बात जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना वो समझ आ जाएगी कि कौन सी पर्सनैलिटी है और वो किस तरह से सुजेस्टेबल होती है और किस टाइम पे होते हैं। तो वो अगर अभी जवाब दे दिया तो उस लेक्चर में जो लास्ट में होगा ना वो फिर वो ज़ाहिर लास्ट में आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। वो उसमें ये भी होता है कि किस टाइम पे हमारा माइंड किस टाइम पे सुजेस्टेबल होता है, वो टाइमिंग भी बताऊंगी। तो वो फिर डिटेल में आप, बल्कि अभी बता दिया तो ज़ाहिर आप कल नहीं आएंगे तो आप पूरा लेक्चर सुने। ओके, बस इंशाल्लाह बेहतर होगा कल का लेक्चर सुनेंगे। और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि ये कवर हो जाए, क्योंकि हम सर यही करते हैं लाइफ में कि लोगों से कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंडसेट के मुताबिक वो हमारी जो है ना वो नहीं होती। देयर से हम इस काबिल नहीं होते कोई बंदा हमें कोई चीज़ दे। मतलब रेपो बिल्डिंग की टेक्निक हमारी सबसे बड़ी कॉमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है सर। जी बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू नो। जी वो इंशाल्लाह वो जैसे जैसे आगे आएगा ना तो ये आपको ये चीज़ें अभी आपके माइंड में इन टच तो हो गया ना, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो आपके वो चीज़ें क्लियर होंगी कि कब और कैसे और किस टाइम पे और कौन सी पर्सनालिटी जो है ना उसको किस तरीके से हम सुजेस्ट करें। सुजेस्टेबिलिटी है ना, लीडिंग के बाद सुजेस्टेबिलिटी आती है। तो वो हमारे माइंड का है कि हमारे ब्रेन वेव्स किस वक्त सुजेस्टेबिलिटी में होती हैं, तो वो भी बताऊंगी ना तो वो उसमें आ जाएगा। अभी यहाँ तक ही ये चीज़ें हुई हैं तो वो डिटेल इंशाल्लाह पता चलेगा। जी कोई और जो लेक्चर हो चुका है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बताएं, फिर बाकी जो अभी लेक्चर में आने वाली चीज़ें वो इंशाल्लाह कल होंगी। मैम काइंडली आप हमें कुछ एक्सरसाइजेस भी दीजिएगा करने के लिए। टेक्निक्स या एक्सरसाइज? जी मैम, जैसे आज आपने कुछ वो बताया ना हमें कि आप अपनी पर्सनालिटी को कहाँ मार्क करते हैं, आप विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं, काइनेस्थेटिक हैं, आप कहाँ पे मार्क करते हैं। लाइक इस किस्म की कोई हमें एक्सरसाइज दीजिएगा ताकि हमें अपनी पर्सनालिटी का पता चले, लाइक हम कहाँ पे फॉल करते हैं, क्योंकि हम पहले अपने आप को जानेंगे तो हम फिर दूसरे को जान पाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं ये चाहूंगी काइंडली आप हमें कुछ एक्सरसाइजेस दीजिएगा जो हम होम प्रैक्टिस के लिए कर सकें। जी अब तो ये वो ज़ाहिर कैसे कॉपी करूँ, अभी आप पता नहीं किस ग्रुप से किस चीज़ से आई हैं। ये जो मैंने अभी की है मैम, जी मैंने आपकी मेडिटेशन की भी क्लास ली थी, मैं आरपीसी की मेंबर हूँ। जी फरहान को बड़े अच्छे से पता है, मैं काफ़ी कोर्सेज अटेंड कर चुकी हूँ ऑलरेडी ना। जी तो आप मुझे बता दीजिएगा, जहाँ पे ज्वाइन करना होगा मैं कर लूँगी, कोई इशू नहीं। जी वो ये जैसे ये था ना कि डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या करते हैं, और एक और है वो मैं निकाल के ना वो इंग्लिश में है, वो प्रेडिकेट्स और प्रेफरल सिस्टम के लिए। तो वो उसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं, जो अल्फाज यूज़ होते हैं, जिस तरह से अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सका और तुमने, वो भी मैं कुछ चीज़ें वो भेज दूंगी ताकि उनसे ये होगा कि पता चलेगा कि क्या होगा। प्लीज मैम, थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू सो मच मैम। ठीक, ओके जी। और तो नहीं किसी का क्वेश्चन कोई? इंशाल्लाह कल। और यस मैम, अगर आज के स्लाइड शेयर हो जाए तो बेहतर होगा, तभी हम खुद से प्रैक्टिस कर सके इस पे कुछ ना कुछ।
ठीक है, मैं उनको भेज दूंगी कुछ ना कुछ चीजें। ओके मैम, थैंक्स। थैंक यू। ओके जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।